हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर विज्ञान पेडागोजी कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि वही पर्यावरण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है, इसके प्रीवियस 76 क्वेश्चन जो ऊपर के थे वो मैंने पहले ही वाले सेशन में कंप्लीट करवा दिए। तो यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट कर रहे हैं। सारी पेडागोजी यहाँ पर पूछी गई है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, वो हमें बताना है। विज्ञान सीखने का एक अंतःविषयक क्षेत्र होता है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान यहाँ पर संदेहवाद को बढ़ावा देता है, या फिर विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य होता है। तो कौन सी बात यहाँ पर आपको विज्ञान के बारे में सही नहीं लग रही, या फिर विज्ञान की प्रकृति को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर रही है, वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या लग रहा है, क्योंकि विज्ञान सीखने का एक अंतःविषयक क्षेत्र है, हम लोग विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, नए नए फैक्ट आते रहते हैं, पुराने फैक्ट या तो परिवर्तित होते रहते हैं या फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ एडिशन उनके अंदर कर दिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल विज्ञान की प्रकृति को लेकर सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, तो इसमें संदेहवाद हमारा बढ़ता रहता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य होता है, मतलब विज्ञान के कुछ फैक्ट हमेशा फिक्स होते हैं, इस तरीके की फैक्ट वाली चीजें होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पुरानी चीजें एकदम से हमेशा सही हो, ये बात बिल्कुल डेडिकेटली हम लोग बोल दे कि सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश में यदि आप इन ऑप्शन को पढ़ना चाहें तो ऑप्शन डी देख सकते हैं। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट। क्या इसकी कुछ फैक्ट फिक्स है जिनको हम ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैक्ट यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, फैक्ट जैसी कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान की शिक्षा कैसी होना चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ होना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए टूवर्ड्स दी टीचर। दूसरा, बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति। तीसरा, विज्ञान के वातावरण के प्रति इसको निष्ठ होना चाहिए, या फिर कक्ष संस्कृति के प्रति इसको निष्ठ होना चाहिए। तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब बच्चों के प्रति इसे डेडिकेटेड होना चाहिए टूवर्ड्स दी चिल्ड्रन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान की शिक्षा बच्चों के प्रति निष्ठ होना चाहिए, मतलब वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनकी मेंटल कैपेबिलिटी को ध्यान में ना रखते हुए सारे विज्ञान के फैक्ट 3rd क्लास की बुक में डाल दिए, या 4th में डाल दिए, या फिर 5th में ही डाल दिए। तो धीरे धीरे उसके लेवल को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये बच्चों के प्रति कैसी होना चाहिए? निष्ठ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है? मतलब कौन सा ऐसा प्रक्रिया है, कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पर जो क्रियाकलाप के द्वारा और प्रयोग के द्वारा उसकी संतुष्टि हो सकती है, उसकी वैलिडिटी हमें पता चल सकती है। आंसर क्या होना चाहिए? संज्ञानात्मक के द्वारा ऐतिहासिक चीज़ों को हम लोग समझते हैं क्या? पर्यावरण संबंधी चीज़ें हो सकती है, या फिर वो प्रक्रियात्मक प्रोसीजर बेस्ड वर्क हो सकते हैं। क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर हमारा प्रक्रियात्मक प्रोसीजर बेस्ड वर्क होगा, क्योंकि अच्छी विज्ञान की शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है, उसका जो पूरा करिकुलम रेडी किया गया है, उसकी वैलिडिटी या उसकी वैधता की संतुष्टि आपको कब मिलेगी? जब आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लीजिए कि हमको बोला गया है कि प्रिज्म में अलग अलग 7 कलर हमको दिखाई देते हैं, तो बच्चा प्रिज्म को देखेगा तो वो कैसे सोचेगा कि हाँ, इसके अंदर हमें 7 कलर दिखाई देंगे। बुक में यदि प्रिज्म बनाया हुआ है तो उसके सामने हमें प्रिज्म को लेकर जाना होगा, फिर प्रिज्म में लाइट डाल के उसको दिखाना होगा कि देखो इसमें किस तरीके से 7 कलर आपको दिखाई देंगे। एक कलर जो कितने अलग अलग कलर में परिवर्तित हो सकता है। तो जब तक आप उसको कोई एक्टिविटी करके नहीं दिखाएंगे, जब तक आप उसको क्रियाकलाप और ये सारी चीज़ें आप दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है? प्रक्रियात्मक वर्क को शो करती है, प्रोसेस को शो करती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य यहाँ पर क्या हो सकता है? कक्षा 8 के बच्चे शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीख कर आएंगे बच्चे। तो एक उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है अनु का? यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, ये बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। मतलब जो एक लय होना मीन्स कि उनके बीच में एक जो बाउंडेशन है, बाउंडेशन इन द सेंस कि
शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहा है, कक्षा अच्छे से चल रही है, तो उस चीज़ को ब्रेक करके ये कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उस लय जो चल रही है, प्रॉपर फॉर्मेशन में जो चीज़ें चल रही है उसको तोड़ने का, उसको ब्रेक करने की बात हो रही है क्या? तो कौन कौन से आंसर आपको यहाँ पर सही लग रहे हैं? देखो, टीचर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जा रही है, तो बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है? वेट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है क्या? बिल्कुल बढ़ावा देगा। तो मतलब कि ये पहला वाला तो ठीक है। दूसरा है कि ये ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया की कौशल को बढ़ावा देता है क्या? ठोस अनुभव मतलब डायरेक्ट उसको फैक्ट दिख रहे, ताजमहल है तो ताजमहल उसकी आंखों के सामने है, तो यहाँ पर उसके जो ठोस अनुभव है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है क्या? तो बिल्कुल बढ़ाता है। उनकी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी आपने पढ़ी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसके द्वारा दी? गैल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। तो यहाँ पर अवलोकन करके सीखता है, तो तीसरा फैक्ट भी बिल्कुल सही है। और चौथा बोल रही है शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, मतलब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी क्या क्लास उनकी? बिल्कुल नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, बी और सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखो, पूछा ये गया है कि उद्देश्य नहीं होगा, तो नहीं के ऊपर आप ध्यान रखो। और किसकी पूछा है? उच्च प्राथमिक स्तर की। ठीक है, ये प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल, ये उच्च प्राथमिक स्तर, ये सारे लेवल के हिसाब से आपके आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा ना पढ़े कि नहीं बोला है मतलब नेगेटिव ही देखना है, आपको ये भी देखना है उच्च प्राथमिक स्तर। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, या फिर अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा के ऊपर बल देना। तो क्या उद्देश्य नहीं होगा उच्च प्राथमिक स्तर की यदि हम लोग बात करें? तो वही कि अवधारणाओं की जो पाठ्य पुस्तक अवधारणाओं की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी परिभाषाओं के ऊपर बल देना। कभी भी किसी भी बुक में, चाहे वो प्राइमरी हो, कोई भी लेवल हो, जूनियर सीनियर कोई भी लेवल यहाँ पर हो, हम लोग क्या करते हैं? पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं के ऊपर बिल्कुल बल नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्टिविटी पर बल देते, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकलाप बच्चे करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो लैब में वर्क करें, कुछ से रिसर्च करें। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर बल देते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, क्या इससे उनका जो समालोचनात्मक चिंतन है, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बढ़ावा देता है क्या? दूसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार से पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में चर्चा करना और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर बात हो रही है और ऑप्शन आपके सामने 3 आ चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना, शिक्षक अच्छे से प्रयोग को प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट कब होगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा समूह में चर्चा करेंगे। ठीक है, पीयर जब वो ग्रुप बनाकर डिस्कस करेंगे, उनके साथ अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन का साझा करेंगे, तो इससे उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो पहला और ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो हमने ए और डी को पहले ही हटा दिया। बचा हुआ हमारा ऑप्शन बी है और सी है। तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम को विस्तार से पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, जो अंत में जो अधिगम दिया हुआ रहता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, या फिर उनके लिए जो क्रियाकलाप रहते हैं उनको विस्तार से पढ़े, या फिर उनके उन्हीं चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में साझा करें। तो सही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने का मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द किस चीज से संबंधित है? देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार की एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर भोजन में जो टेस्ट करके दे रहा है कि भोजन अम्लीय क्षारीय, इस तरीके से पूरी उसकी भोजन किस प्रकार का है वो वहाँ पर बात हो रही है। तो उसका एक क्या कर रहा है? रासायनिक परीक्षण किया जा रहा है। तो ये जो प्रदर्शन शब्द का प्रयोग किया गया, उपरोक्त कथन में जो रेखांकित शब्द है प्रदर्शन करके करता है। प्रदर्शन करना मतलब बच्चों को दिखा रहा है कि देखो बच्चों ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके पूरा बता रहा है ना। तो ये चीज़ें क्या बताती? सृजन करना को, विश्लेषण करना को, अनुप्रयोग करना, या फिर बोध करना। कौन सी चीज़ यहाँ पर आपको लग रही है कि प्रदर्शन क्या है? एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। सीधा सा हम तो क्वेश्चन देखते से ही पढ़ गए थे कि यहाँ पर जो मंड का रासायनिक परीक्षण किया जा रहा है, मतलब टीचर क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। अनुप्रयोग करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आंसर क्या हो गया, अनुप्रयोग करना। सृजन करना तो क्या हो जाता है, जब उसके बारे में बातचीत होती है, जब बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते, लाइक क्वेश्चन नंबर 82 में हमने किया, तो वो चीज़ें क्या हो जाती, सृजन करना। विश्लेषण करना क्या होता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से समझ रहे, विश्लेषण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और बोध करना, बच्चों की समझ को विकसित करना। तो यहाँ पर तो प्रदर्शन शब्द का प्रयोग किया गया, तो प्रदर्शन क्या बता रहा है, अनुप्रयोग करने को यहाँ पर बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। विज्ञान क्लब की स्थापना करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, मतलब कि एक विज्ञान में कुछ एक्टिविटी करना इस तरीके से, साइंस कॉर्नर बनाना, मतलब कि हमने कोई एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसको प्रदर्शनी लगा दी और उसमें बच्चे अपने अपने सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से विज्ञान का कोना बनाना, साइंस कॉर्नर बनाना, या फिर कक्षा में व्याख्यान सुनाना, वो थ्योरी पढ़ के सुना रहा है, वो लेसन को पढ़ के सुना रहा है। तो कौन सा सक्रिय अधिगम या फिर एक्टिव लर्निंग यहाँ पर नहीं है, तो कक्षा में व्याख्यान को सुनाना एक एक्टिव लर्निंग यहाँ पर नहीं कहलाएगी। ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। अवधारणा मानचित्रण, दूसरा है वर्णन अभिलेख, तीसरा है पोर्टफोलियो, या फिर ऑप्शन डी है सत्र अंत अधिगम उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि किसके द्वारा बच्चे में कमी का पता लगाया जा सकता है, मतलब कि उसकी लर्निंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है। अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हो। दूसरा है हमारा यहाँ पर वर्णन अभिलेख के द्वारा बच्चे में यदि सीखने में कोई कमी हो रही है तो आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हो और उसका रिमेडियल यहाँ पर कर सकते हो। तीसरा है पोर्टफोलियो, तो क्या पोर्टफोलियो के माध्यम से पता चलेगा क्या। और ऑप्शन डी है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, क्या इसके माध्यम से हमें सीखने की कमी का पता लगेगा क्या। तो देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग से के माध्यम से पता लग सकता है, तो ए बिल्कुल सही है। वर्णन अभिलेख के माध्यम से, मतलब कि एक वर्णन अभिलेख जब हम लोग उसका करेंगे तो उसके माध्यम से भी बच्चों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे में ये कमियां आ रही है। तीसरा पोर्टफोलियो के माध्यम से बिल्कुल पता चलता है कि बच्चा जो है कि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कि क्षेत्र में कमियां आ रही है, क्योंकि जब उसका सारा डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड होगा तो इसके माध्यम से भी पता चल जाएगा। और सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, तो ये तो बिल्कुल लास्ट में होगा, सत्र अंत लिखा है मतलब कि सेशन के एंड में होगा, ठीक है। तो सेशन के एंड में भी हम लोग करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें पता नहीं चलेगी कि बच्चों के अंदर कमियां क्या है, डायरेक्टली उसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और यदि कमियां भी होगी तो उन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो हमारा समेटिव और फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, तो फॉर्मेटिव टेस्ट में तो पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर क्या कमियां है, उसका रिमीडियल उसका उपचार भी होता है, लेकिन समेटिव टेस्ट के अंदर नहीं हो पाता है। तो आंसर एक तो कॉन्सेप्ट मैपिंग सही है, एक वर्णन अभिलेख और एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है वो भी सही है, पोर्टफोलियो भी यहाँ पर सही है, मतलब ए बी और सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, ऑब्जर्वेशनल आधारित है। मौखिक परीक्षण का होना, लिखित परीक्षण का होना, कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर वर्णन अभिलेख। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया अवलोकन पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, तो डेफिनेटली हमारा वर्णन अभिलेख होगा। वर्णन अभिलेख में क्या होता है, सारा उसका जो डेटा होता है, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है, वो यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। बच्चे का व्यवहार कैसा है, टिक, बच्चे की ये कैसी सारी चीज़ें उसकी जो होती है सब पे आंसर किया जाता है। पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, आपको याद होगा एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो जो होता है उसके बीच में हमने डिफरेंस भी समझा था कि क्यों ये चीज़ें दोनों एक दूसरे से अलग होती है। तो साधन अवलोकन पर आधारित होना, मौखिक परीक्षण नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन पर, क्योंकि हम तो यहाँ पर एक टेस्ट ले रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये अवलोकन ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं होगा, लिखित परीक्षण भी नहीं होगा, कागज पेंसिल टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये समेटिव टेस्ट का हिस्सा है। वर्णन अभिलेख यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है। दूसरा है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में प्रयोग होती है, पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो देखो पश्मीना शॉल बकरी के बालों से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। याद आ रहा है अपन ने चांगपा जनजाति के बारे में पढ़ा था कि जो चांगपा जनजाति होती है और बकरवाल जनजाति होती है, ये एनसीईआरटी हमको यहाँ पर डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रही है। देखो चांगपा जनजाति जो है वो क्या करती है, बहुत ही ऊंचाई पर जाती है, क्योंकि चांगपा जनजाति के पास जो बकरी होती है वो क्या होता है, वो बकरी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगी उतनी ही ज़्यादा उनको ठंड लगेगी, और जितनी ज़्यादा चांगपा जनजाति की बकरियों को ठंड लगती है उतनी ही ज़्यादा उनके बाल सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे और उतने ही बड़े होंगे। तो यहाँ पर ये पश्मीना शॉल बहुत मदद करी, मोस्टली कश्मीर में इनको बेचा जाता है, ठीक है। और एक पश्मीना शॉल को बनाने में कम से कम 3 से 4 बकरियों की बालों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी रेयर होती है, मतलब बहुत 3 से 4 बकरियों के बाल एक शॉल को बनाने में
में लग जाते हैं। और ये स्पेशल बकरियां होती है जो सिर्फ पश्मीना जो चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं वो ही पालते हैं। तो इसका प्राइस भी आप देख सकते हो, जितने रेयर केसेस होंगे उतने ही ज़्यादा इसके प्राइस होंगे। तो पश्मीना शॉल जो है बकरी की ऊन से प्राप्त होता है, बकरी के बालों से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। चांगपा जनजाति इनको पालती है। बकरवाल जनजाति भी इसी तरीके से करती है, उनके पास प्रजाति दूसरी होती है, वो इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं जाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है, आपको याद भी आ रहा होगा। और आपने यदि एनसीईआरटी समरी नहीं पढ़ी और आप अभी अभी ऐड हुए तो आप प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है, प्रीवियस सेशन सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। 1 से लेकर 13 तक के 13 वीडियो वहाँ पर बने हुए हैं, आप सारी एनसीईआरटी को विजिट कर लें। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट भी देते जाइएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। अगला है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, उसके बालों से प्राप्त होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तीसरा पढ़ते हैं, ऊँट की जो ऊन होती है कारपेट बनाने में प्रयोग की जाती है, कारपेट बनाने में प्रयोग किया जाता है ऊँट की ऊन का। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन 4 की बात करते हैं, पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। बिल्कुल नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कि पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी को +1 पॉइंट मिला था, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो ये अंगोरा वाला हमने देख लिया, खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की जो ऊन होती है कारपेट बनाने में प्रयोग की जाती है। और पश्मीना शॉल जो है जो बनती है पश्मीना, वो बकरियों से प्राप्त होती है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी और सी आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं की पहचान करिए। किसका लंबा मेरुदंड होता है? बहुत सी मांसपेशियां होती है। आगे को धकेलने के लिए, मतलब उसके शरीर को आगे धकेलने के लिए शरीर में अनेक वलय होता है, अनेक वलयों से वो मुड़ा हुआ रहता है। किसका स्ट्रक्चर है ये? सर्प का है, केचुए का है, घोंगा का है या फिर अंकुश कृमि का है? आप इंग्लिश में आप नाम देख सकते हो। स्नैक का है, अर्थवॉर्म का है, स्नेल का है या फिर हुकवॉर्म का है। लॉन्ग बैकबोन होता है, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, जिसको आगे धकेलने के लिए उसकी बॉडी जो है बहुत सारे वलय में मुड़ती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्नैक की स्ट्रक्चर है। सांप के शरीर का स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है। लंबा उनका मेरुदंड होता है, बहुत सारी मांसपेशियां उनकी बॉडी में पाई जाती है और आगे को धकेलने के लिए शरीर उनका वलय से मुड़ा हुआ भी रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है? सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में लेकर जाती है। धमनियों की भित्तियाँ यहाँ पर मोटी होती है या फिर धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती है, माना कि इलास्टेबल होती है। इंग्लिश में प्रत्यास्थ मतलब इलास्टेबल होना। तो आपसे पूछा क्या है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, मतलब सही नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि कौन सा कथन आपको यहाँ पर गलत दिख रहा है। अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती है। इंग्लिश में भी पढ़ लो, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त मतलब शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। दूसरा पढ़ते हैं, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय के अन्य भागों में लेकर जाती है। हृदय से मतलब सारी धमनियाँ जो होती है हमारी, बहुत सारी आर्टरीज जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, वो क्या करती है? ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में लेकर जाती है। मतलब कि यदि ये हमारा हार्ट है, यदि हम लोग यहाँ पर हार्ट बनाने की कोशिश करें, ठीक है, अगर ये हमारा हार्ट है तो ये अन्य यहाँ से जो है ऑक्सीजन है हमारी ऑक्सीजनेटेड जो होता है उसको हृदय के अन्य भागों तक लेकर जाती है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धमनियों की भित्तियाँ जो होती है, इसकी जो वॉल होती है आसपास की, वो काफ़ी मोटी होती है और जो इसकी भित्तियाँ होती है वो प्रत्यास्थ भी होती है, इलास्टेबल भी होती है। तो बहुत सही बात है। दूसरा, तीसरा, चौथा तो आर्टरी के बारे में बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के भागों तक लेकर जाती है। तो कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक आपने फुसफुस धमनी के बारे में सुना होगा, या फिर इंग्लिश में उसको पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बोला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी उसको बोला जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। बाकी सारी धमनियाँ तो शुद्ध जो है शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती है। लेकिन एक धमनी ऐसी है पल्मोनरी जिसको बोला जाता है, और हिंदी में उसको फुसफुस धमनी बोला जाता है। तो ये फुसफुस धमनी क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लेकर जाती है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट की सभी धमनियाँ ऑक्सीजन
सभी धमनियाँ जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती है। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सही मिलान हमको करना है, किसका मिलान करना है? अम्ल का मिलान करना है, एसिड का मिलान करना है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? और एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? देखो, इसमें से यदि आपको 1 या 2 का भी आंसर पता है तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। जैसे कि आई थिंक आपको दही खाना बहुत पसंद होगा, तो आपको दही वाली चीज़ पता होगी कि दही में कौन सा एसिड हमारा पाया जाता है। एसिटिक पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है या एस्कॉर्बिक पाया जाता है। तो देखो, दही खाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि दही के अंदर जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मतलब कि बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी का आंसर हो गया मेरा 1। तो मैं इसमें ढूंढ सकती हूँ क्या कि बी का आंसर 1 कहाँ पर है? डेफिनेटली मैं ढूंढ सकती हूँ कि बी का आंसर 1 कहाँ दिया हुआ है। बी का आंसर 3 दिया हुआ है, गलत है। बी का आंसर 2 दिया हुआ है, गलत है। बी का आंसर 4 दिया हुआ है, गलत है। लेकिन यहाँ पर बी का आंसर 1 दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। मान लो कि आपको दही पसंद नहीं है और आपको ये भी नहीं पता है कि लैक्टिक अम्ल जो है दही के अंदर पाया जाता है, तो आपको कोई एक चीज़ भी पता होगी तो भी आप आंसर कर पाओगे। जैसे कि सिरका जो होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये 1 का आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको ये चीज़ पता थी तो आपने यहाँ से भी टिक करके देखा तो भी आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा। यदि आपको ये पता है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो पालक के अंदर पाया जाता है, पालक खाने को बहुत बोलते हैं डॉक्टर, तो उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। नींबू टाइप के जो फल होते हैं, नींबू या उसकी प्रजाति के सेम फल जो होते हैं जो खट्टे होते हैं, उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, डी का तीसरा, नींबू वंश के जो फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है हमारा सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक पालक में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है हमारा नींबू प्रजाति के जो फल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये यहाँ पर पर्यावरण का पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमने पूरा थ्योरी सेशन किया था और आज पेडागोजी और ये 1-2 क्वेश्चन जो रह गए थे वो आज के सेशन में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, कल हम लोग एक सेशन और इसी टाइम पर कंप्लीट करेंगे जिसमें ये जो पेपर है, इस पूरे सब्जेक्ट में जितनी भी पेपर में जितनी भी पेडागोजी आई हुई है, मैथ्स की है, हिंदी की है, सारी ही पेडागोजी को हम लोग कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले शाम वाले सेशन में 6 बजे। ओके, टाइम पर आ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।